Hello everyone, it's Dr. Muskan Gupta. Welcome back to the cell biology chapter. So we are continuing with the cell organelles. तो हमने पहले सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो अब हम अगली सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लास्टिड्स हैं वो सभी प्लांट सेल्स के अंदर और यूग्लिनॉइड्स के अंदर जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, मतलब एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है। तो हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ रहे थे कि उनके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, और हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो प्लास्टिड है वो सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट होता है। अब जो प्लास्टिड्स है उसके अंदर क्या स्पेशल फीचर होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उसको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे कि क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है तो वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ऐसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो जो ये प्लास्टिड है इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्योंकि ये लार्ज होता है, तो इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर बेस करके कि कौन सा टाइप ऑफ पिगमेंट है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब प्लास्टिड्स है, उनको 3 टाइप पे डिवाइड किया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो क्या हो गया, जिसके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर भी कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फैट सॉल्युबल। ल्यूकोप्लास्ट हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना जो फूड है वो किस तरह बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है वो बनाते हैं। उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा पिगमेंट है प्लास्टिड्स के अंदर जो कि उसको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और जो प्लांट्स है वो अपना खाना बना सके। ओके, फिर अब हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर क्या है कि फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि कौन से पिगमेंट हो गए, कैरोटीन हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया, है ना। अब ये क्या करता है, ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि क्रोमो मीन्स कलर। तो जो क्लोरो है, क्लोरो वर्ड इज़ फॉर ग्रीन, है ना, प्लांट्स, और क्रोमो वर्ड जो है वो डिफरेंट कलर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, वो प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूको इज़ फॉर WBC। WBC क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स, है ना, तो कलरलेस होते हैं, तो कलरलेस प्लास्टिड। अब ल्यूकोप्लास्ट है वो फर्दर क्या हो गया, अमाइलोप्लास्ट हो गया, एलाइयोप्लास्ट हो गया, एल्यूरोप्लास्ट हो गया। तो जो अमाइलो है, अमाइलो वर्ड इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं या फिर स्टार्च स्टोर करते हैं। जो एलाइयोप्लास्ट है, एलाई वर्ड जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फैट्स या फिर ऑयल के लिए यूज़ करते हैं हम। ओके, और जो एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरो वर्ड इज़ फॉर प्रोटीन, तो वो प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड है, वो उसके अंदर फर्दर क्या है, अमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं या स्टार्च को, है ना, पर्टिकुलरली स्टार्च को स्टोर करते हैं। जो प्लांट्स हैं उसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। एलाइयोप्लास्ट क्या है, जो फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट क्या है, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो ये पर्टिकुलरली किसके अंदर, जो मीजोफिल सेल्स हैं लीव्स की, उनके अंदर देखने को मिलता है जो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है, अब जो प्लास्टिड है वो डिफरेंट शेप में वेरी करता है, जैसे कि लेंस की शेप हो गई, ओवल शेप में हो गया, स्पैरिकल शेप में हो गया, डिस्कोइड शेप के अंदर हो गया, रिबन शेप हो गया। तो डिफरेंट शेप में प्लास्टिड देखने को मिलता है हमको। अब जो प्लास्टिड है उसका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है किससे, साइनोबैक्टीरिया से। ऐसा ही कुछ हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पढ़ा था कि उसका भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है, लेकिन उसका कहीं और से होता है, लेकिन इसका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कहाँ से होता है, साइनोबैक्टीरियम से होता है। ठीक है,
अब हम इसको उसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है और इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली मोर परमिएबल होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है जो कि उसको मोर परमिएबल बनाता है? तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स मतलब नाम से पता चल रहा है, पोर्स प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा परमिएबल हो गई। तो आउटर मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल और इनर मेम्ब्रेन इज़ लेस परमिएबल एज़ कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज इक्वल टू मैट्रिक्स। जैसे कि कुछ जो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ऑक्यूपाई कर रही है, वैसे ही इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, उसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। अब स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो 70S होता है। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उसके अंदर क्या है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कौन से होता है? 80S होता है। 80S तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम हो गए और जो 70S है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो गए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है और जो एंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनेली, उसके अंदर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है ना, एंजाइम्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। जो राइबोसोम है वो 70S है, 70S राइबोसोम। और हमको कहाँ देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो 80S होता है। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। और एंजाइम्स का क्या रोल है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है, मतलब हम कह रहे हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन वो क्लोरोफिल पिगमेंट पर्टिकुलर साइट क्या है कि जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा में थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब जो इट्स एनसीईआरटी डाटा कि जो प्लास्टिड की लेंथ है वो लगभग कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोन। ठीक है, और जो विड्थ है प्लास्टिड की वो कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोन होती है। ठीक है, ये हमको अच्छे से याद करना है कि प्लास्टिड की लेंथ है 5 से 10 माइक्रोन और जो विड्थ है वो 2 से 4 माइक्रोन है। ठीक है, अब जो थाइलेकोइड्स के बारे में पढ़ते हैं, थाइलेकोइड्स क्या है कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स है, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि पाइल्स होते हैं ना कॉइन्स के, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखा तो वो एक पूरा स्टैक बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है ना, ये डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये जो है कि ये स्टैक की तरह अरेंज है ना, इनको हम कह रहे हैं ग्रेना, है ना। अब दूसरा क्या है कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये एक ग्रेना है और ये दूसरा ग्रेना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमल लैमिले। जो स्ट्रोमल लैमिले है इसको हम फ्रैट चैनल्स और स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स भी बोलते हैं। ये भी थाइलेकोइड है, ये भी थाइलेकोइड है, लेकिन ये जो थाइलेकोइड्स है ये किस में? पाइल्स ऑफ कॉइन की फॉर्म में अरेंज्ड है, एक दूसरे के ऊपर, है ना। उनको हमने कह दिया ग्रेना, और जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं स्ट्रोमल लैमिले, है ना। इसको फ्रैट चैनल्स भी बोल देते हैं, स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी बोल देते हैं। ये क्या? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है जो कि कनेक्ट कर रही है थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रैनम, है ना। ये इस ग्रैनम के थाइलेकोइड्स और इस ग्रैनम के थाइलेकोइड्स को आपस में जोड़ रहे कौन? स्ट्रोमल लैमिले। ये भी एक्चुअली में एक थाइलेकोइड ही है। तो स्ट्रोमल लैमिले और फ्लैट चैनल और स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स, है ना। ये क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि आपस में जोड़ रहे हैं डिफरेंट ग्रैना को। ठीक है, अब क्वांटोजोम क्या होता है? क्वांटोजोम एक टर्म है, उसका मतलब क्या है? क्वांटोजोम, क्वांटोजोम में क्या है कि ना 250 से 400 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके? वेरियस पिगमेंट्स के। जैसे फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट है कि फोटोसिंथेसिस के में क्या होता है कि बहुत सारे पिगमेंट्स का रोल होता है, जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह, है ना। तो इसके अंदर क्या है? जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, ऐसे बहुत सारे
पिगमेंट्स, है ना। तो 250 से 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस पिगमेंट्स होते हैं किसमें, क्वेंटोसोम में। क्वेंटोसोम है क्या, एक फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट है कि फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्वेंटोसोम होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम, राइबोसोम ऑर्गेनेली के बारे में। तो राइबोसोम्स होते क्या हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। कैसे, एज डेंस पार्टिकल्स। किसने किए थे, जो साइंटिस्ट था उनका नाम था जॉर्ज पैलेट। 1953 के अंदर उन्होंने जो है राइबोसोम्स को डिस्कवर किया, ठीक है। अब जो राइबोसोम्स है उनके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन क्या है राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम में क्या है, आरएनए प्रेजेंट होता है प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब जो राइबोसोम है वो किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, डेंस पार्टिकल्स है। जॉर्ज पैलेट ने उसको 1953 के अंदर डिस्कवर किया था अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं और किसी मेम्ब्रेन से सराउंड होते नहीं है, ठीक है। अब आरबीसीज जो होती है उनके अंदर जो राइबोसोम्स है वो एब्सेंट होते हैं। और जो राइबोसोम है, हमसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली कौन सी है, तो वो राइबोसोम ही होती है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। ऐसा क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी राइबोसोम हो गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज इटसेल्फ एन ऑर्गेनली और उसके अंदर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही जो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक ऑर्गेनली है। उसके अंदर राइबोसोम इटसेल्फ एन ऑर्गेनली, तो ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली इज अ टर्म यूज्ड फॉर राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि राइबोसोम का रोल है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अब हम जो राइबोसोम्स है ना उसको हम बोलते हैं जैसे 70S हो गया, 80S हो गया। तो इसमें S क्या है, S स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, S स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक है। ये किसको मेजर करता है, ये इनडायरेक्ट मेजर। क्या है, इनडायरेक्ट मेजर है, डायरेक्ट मेजर नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म, इनडायरेक्ट मेजर है किसका, डेंसिटी का और साइज का, किसके, राइबोसोम की डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजर है, स्वेटबर्ग यूनिट होता है या फिर सेडिमेंटेशन रेट होता है। अब हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर राइबोसोम 80S होता है और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, 70S होता है, ठीक है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोट्स की, उनके अंदर भी क्या होता है, 70S होता है। मेजरली क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 80S राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S होता है, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोट्स के, उनके अंदर क्या होता है, 70S, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम आयंस है वो एसेंशियल है किसके लिए, राइबोसोम को बाइंड करने के लिए। राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं उसको आपस में बाइंड करने के लिए मैग्नीशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। मिनिमम कितना, 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए होती है। तो मैग्नीशियम मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन से आयन का पर्टिकुलरली रोल है फॉर बाइंडिंग राइबोसोम सब यूनिट्स, तो डेट इज क्या है, मैग्नीशियम आयन का रोल है, ठीक है। आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, तो उनके अंदर 80S राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है पर्टिकुलरली यूकैरियोट का, यूकैरियोट में वैसे तो कौन सा होता है, 80S होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोट्स के, उनके अंदर कौन सा होता है, 70S होता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि 80S और 70S उन दोनों की कंपोजिशन। जो 80S है उसके अंदर 40% RNA होता है और 60% प्रोटीन होता है। ऐसे ही 70S में क्या उल्टा हो गया, 60% RNA होता है और 40% प्रोटीन होता है। हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम जो है वो किसका बना होता है, RNA और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो 80S वाले में क्या है, 40% RNA है ना, मतलब RNA है, और जो 60% है वो प्रोटीन है, और 70S में उसका जस्ट अपोजिट कंपोजिशन हो जाता है, ठीक है। अब 80S की फर्दर जो सब यूनिट्स है वो कौन सी होती है, 60S और 40S, और 70S की कौन सी है, 50S और 30S, ठीक है। अब जो 60S है उसके अंदर कौन कौन से RNA आते हैं, ये हमको बाय हार्ट याद करने हैं क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 60S में कौन से है, 28S है, 5.8S है और 5S RNA है, और जो 40S है उसमें 18S RNA है, ठीक है। अब जो 70S है उसमें 50S के अंदर 23S RNA और 5S RNA है, और जो 30S है उसमें 16S है, ठीक है।
मतलब 40S वाली सब यूनिट में 18S rRNA है और 30S में 16S, ठीक है। 60S वाले में कौन सी है, 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA, और 50S में 23S rRNA एंड 5S rRNA, ठीक है। अब जो 23S rRNA है ना, उसका एक मेजर सिग्निफिकेंस होता है, उसके अंदर पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। जो 23S rRNA है वो किसकी पार्ट है, वो 50S मतलब 50S यूनिट का पार्ट है जो कि 70S में आता है, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पेप्टाइड बॉन्ड किस में फॉर्म होगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है उसका रोल होता है, और वो क्या है, उसमें 23S rRNA के अंदर वही पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया राइबोजाइम का। राइबोजाइम मतलब कि राइबोसोम हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है वो एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई ना, मतलब, ठीक है। तो 23S rRNA है जिसके अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ राइबोजाइम, राइबोसोम हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। अब साइटोस्केलेटन होते क्या है कि ये इलेबोरेट नेटवर्क है, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इनका रोल क्या होता है कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है ना, नेटवर्क प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इनका फंक्शन है क्या, फंक्शन है कि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, शेप को मेंटेन करेंगे, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। मेजर 3 होते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल वर्ड आ रहा है, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। इसका जो है ना माइक्रोफिलामेंट है वो किसके बने हैं, एक्टिन प्रोटीन के, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो जो है वो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब बास्केट लाइक शेप होती है उनकी अराउंड द न्यूक्लियस, उस तरह से प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अब जो इनका साइज़ है ना कि 25 mm माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 6 से 7 mm का वेरिएशन है तो माइक्रोफिलामेंट है, और 8 से 12 है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, साइटोस्केलेटन है। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। ये क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, उसको हम कहते हैं सीलिया या फिर फ्लैजेला। अब हम देख रहे हैं कि सीलिया और फ्लैजेला में ना डिफरेंस क्या होता है, कि जो सीलिया है वो क्या है, छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओर्स की तरह होते हैं ना। और ये क्या करते हैं कि है ना, जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसकी मूवमेंट कराते हैं या फिर सेल की मूवमेंट कराते हैं, मतलब सेल की मूवमेंट विद इन सराउंडिंग फ्लूइड कराता है। अब फ्लैजेला है वो सीलिया के कंपैरिजन में लंबे होते हैं, वो भी सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो फ्लैजेला है वो पर्टिकुलरली किसमें, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक फ्लैजेला, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है और जो यूकैरियोट का फ्लैजेला है उनके अंदर स्ट्रक्चरली डिफरेंस प्रेजेंट होता है, मतलब वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है उनके, ठीक है। अब जो सीलिया है वो ज़्यादा नंबर में होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैजेला, वो कम नंबर में होते हैं, ठीक है। सीलिया जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं, मतलब वो एक साथ बीट करते हैं, वो पेंडुलर मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लैजेला है वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, उनका अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। सीलिया जो है वो ज़्यादा होते हैं, ओर्स की तरह होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करते हैं। जबकि फ्लैजेला जो है वो लंबे होते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, कम नंबर में होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं ये, ठीक है, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। वो तो कोऑर्डिनेटेड वे में बीट कर रहे थे जो सीलिया थे, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, जैसे मान लो 2 फ्लैजेला है तो आपस में इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, वो पहला फ्लैजेला अलग और दूसरा अलग, ठीक है, उनका इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा, ठीक है। अंडुलेटिंग वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। अब जो सीलिया है वो लोकोमोशन में है ना, अटैचमेंट में, फीडिंग में या सेंसेशन में सीलिया का रोल है, जबकि फ्लैजेला का केवल रोल लोकोमोशन में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगली ऑर्गेनली सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स के बारे में। तो जो सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल है वो हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। अब जो सेंट्रोजोम है वो क्या होता है, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, मतलब डिप्लोजोम, उसको हम सेंट्रोजोम कह देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो ईच सेंट्रियोल है वो अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होता है,
ठीक है। सेंट्रियोल के अराउंड एमोर्फस पेरिसेंट्रियोल एंटीरियल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेंट्रियोल है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। राइबोसोम भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं था, वैसे सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन लेस होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो इसका एक पर्टिकुलर वो होता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं सेल को तो जो सेंट्रियोल है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल तो है ही, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर में अपीयर होता है ये जब ट्रांसवर्स सेक्शन में हम इसको देखते हैं। अब जो है ना सेंट्रियोल का यहाँ पे एक वो दिया हुआ है कि कैसे कंपोजिशन, मतलब उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या। तो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रिपलेट है 1, 2 और 3, है ना, ये ट्रिपलेट प्रेजेंट हो गया। ये क्या है, सेंट्रल हब प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इस सेंट्रल हब से हर ट्रिपलेट जो है वो कनेक्टेड है रेडियल स्पोक के थ्रू। अब ये जो ट्रिपलेट है किसका बना हुआ होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या है, 9 है। ऐसे ये जो स्पोक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 स्पोक्स हो गए। तो 9 रेडियल स्पोक्स हो गए, ट्रिपलेट है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। और सेंट्रल हब प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है 9+0 अरेंजमेंट। ये क्या है 9 हो गए जो ट्रिपलेट्स थे, प्लस में ये सेंट्रल हब में कोई भी नहीं है तो 0, तो 9+0 अरेंजमेंट। तो ये किसके हो गए, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो सेंट्रियोल है उसका फंक्शन क्या होता है। सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला की। अभी हमने सीलिया और फ्लैजेला पढ़े थे, तो उसकी बेसल बॉडी का कौन फॉर्मेशन करता है, सेंट्रियोल। और एनिमल सेल्स के अंदर इसका किस में रोल होता है, सेल डिवीजन में रोल होता है, ठीक है। कैसे, स्पिंडल फाइबर्स के बीच में अरेंज होता है, 2 जो पोल्स होते हैं, एक हर सेल में 2 पोल्स होते हैं, तो उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उनकी अरेंजमेंट में हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगली ऑर्गेनली माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज क्या होगी, मेम्ब्रेनस बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस होती है माइक्रोबॉडीज जो है, उसके अंदर माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब जो माइक्रोबॉडीज हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में भी। जो प्लास्टिड्स थे वो प्लांट सेल में प्रेजेंट थे, यूक्लिनोइड्स में प्रेजेंट थे। जो सेंट्रोजोम थे वो एनिमल सेल में प्रेजेंट थे। राइबोसोम प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। माइक्रोबॉडीज है वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, ठीक है। अब हम सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हमने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखा, वैसे हम सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला में क्या है, सबसे बाहर क्या, अंदर क्या होता है, कोर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोनिम। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। अब जो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रन करते हैं। अब जैसे उसमें जैसे स्ट्रक्चर था ना सेंट्रोजोम का, वैसा सा सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर था वैसा सा ही है कि एक्सोनिम है, सेंट्रल कोर प्रेजेंट है, एक्सोनिम, ठीक है। अब 9 डबलेट्स है इसके अंदर, उसमें क्या थे, ट्रिपलेट्स थे, ठीक है। 9 ट्रिपलेट्स थे, इसमें 9 डबलेट्स है, रेडियली अरेंज्ड है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। और सेंटर में 2 सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। इसके अराउंड एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होगी और इधर से रेडियल स्पोक्स से अटैच होंगे कितने, 9 ट्यूब्यूल्स, डबलेट्स, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये क्या है, 2 सेंट्रल हो गए, ये सिंगलेट्स है, ठीक है, 2 सिंगलेट्स हो गए। तो 9+2 अरेंजमेंट हो गई कि यहाँ पे 2 तो क्या हो गए, सिंगलेट्स हो गए, सेंट्रल शीट से सराउंडेड है, और जो आउटसाइड रेडियल स्पोक से अटैच्ड है 9 डबलेट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो है वो किससे कनेक्टेड है, ब्रिजेस से कनेक्टेड है, इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ है उनके चारों तरफ, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। तो जो 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि 9 डबलेट्स प्रेजेंट है और जो सेंट्रल शीथ से वो रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है। अब जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं, जो 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं, वो आपस में भी कनेक्टेड है, किसके थ्रू, लिंकर्स के थ्रू, ठीक है। अब जो सीलिया और फ्लैजेला है वो अराइज होते हैं किससे, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी या ब्लेफरोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कि सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, तो वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है किसकी, सीलिया और फ्लैजेला की। तो बहुत सीलिया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सीलिया और फ्लैजेला कहाँ से इमर्ज होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी या फिर ब्लेफरोब्लास्ट।
अब इनके अंदर ना डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या रोल होता है कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस कराएगा और ये एनर्जी रिबलेट करता है किसके लिए, फ्लैजेलर और सीलियरी मूवमेंट के लिए। मतलब सेल के अंदर सेल को एनर्जी चाहिए तभी तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, जैसे कि सीलिया की मूवमेंट है या फ्लैजेला की मूवमेंट है, उसके लिए उसको एटीपी चाहिए। तो जो डाइनिन प्रोटीन है वही हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी में हेल्प करता है ताकि एनर्जी मिल सके और वो एनर्जी किस में यूटिलाइज हो सके, सीलियरी या फिर फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम ने बेसिक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम इस चैप्टर को कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। अब हमने जो पढ़ा है उसको ही हम जस्ट टैबुलेटेड फॉर्म में देख रहे हैं एक बार। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इंसिपिएंट होता है, प्रोकैरियोन भी बोलते हैं उसको, जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं, मतलब वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब राइबोसोम के बारे में पढ़ा अभी हमने कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वैसे 80S होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारी जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, ये सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब जो प्लास्टिड है वो केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होंगी, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, वो हमने पढ़ाई था अभी। अब प्लॉइडी लेवल की जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हैप्लॉइड ही होते हैं, मतलब एन होता है वो। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है, मतलब एन भी हो गया तो हैप्लॉइड इज एन, डिप्लॉइड इज 2n, पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है ना। अब वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो सैप वैक्यूल तो एब्सेंट होता है बट गैस वैक्यूल मिल सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ओनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल ने कवर की हुई होती है और जो न्यूक्लियस है वो ईसेंट्रिक होता है ना। प्लांट सेल में यही तो होता है कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होता है, सैप वैक्यूल होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के बारे में देखा, राइबोसोम के बारे में देखा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देख लिए, सेल ऑर्गेनेलीज देख ली, प्लॉइडी लेवल देखा और वैक्यूल्स देखा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन कौन सी होती है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो है ना स्मॉलेस्ट वाले, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। जबकि ये यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या है, ऑल प्लांट सेल्स हो गई, एनिमल सेल्स हो गई, प्रोटिस्टा, फंगस, ये सारी किस्में हो गई यूकैरियोटिक सेल। जबकि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटिस। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो नेक्ड होते हैं या फोल्डेड जिनोम होता है। ठीक है, मेनली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन रिच होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल है वो ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रू क्रोमोसोम मतलब कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट थे, लेकिन उनके अंदर क्या था, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था जिसके अंदर GC रिच, मतलब कि ग्वानिन साइटोसिन जो है उनसे रिच होती है वो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हमने आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सेल। ठीक है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।